फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं संस्कृति। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, जो हमने कर लिया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लोथल से। तो लोथल है, यहाँ एक गोदी डॉकयार्ड की खोज हुई है जो समुद्री व्यापार का संकेत देती है। अन्य कालीबंगन जुते हुए खेतों और अग्निवेदी हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा क्या है, ये सिंधु घाटी स्थल है आदि। और जो धौलावीरा है, ये अपनी विशिष्ट जल संचयन प्रणाली और जो नगर है इसके त्रिस्तरीय विभाजन है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके महत्वपूर्ण स्थल दे रखे हैं। जैसे मेहरगढ़, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में। चनूदड़ो, ये भी पाकिस्तान में। हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में। मांडा, ये सबसे उत्तरी स्थल है, ये कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। रोपड़, ये पंजाब में है। राखीगढ़ी, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा में है। फिर मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। सुतकांगेंडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थल है और ये पाकिस्तान में है। कालीबंगन, ये राजस्थान में है। पड़ता बेट, ये कहाँ पे, गुजरात में है। देसलपुर, ये भी गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। धौलावीरा, ये भी गुजरात में है। आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी स्थल है, उत्तर प्रदेश में है ये। और दैमाबाद, ये सबसे दक्षिणी स्थल है, ये महाराष्ट्र में है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुंडाराम शिलालेख। सुर्खियों में ये क्यों है, तो जो गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें मिले 11 शिलालेख है। ये प्राचीन दक्कन की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसको समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर छठी ईसा शताब्दी ईस्वी है इस तक के हैं और विशेष रूप से सातवाहन काल है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अहम माने जाते हैं। शिलालेख है उनसे प्राप्त जो मुख्य जानकारी कौन कौन सी है, तो हरितिपुत्र शिलालेख प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि है, उसमें लिखा गया ये जो शिलालेख है ये सातवाहन और चुटु राजवंश है उसके बीच राजनीतिक गठबंधन उसका संकेत देता है। चुटु राजवंश है ये सातवाहनों का समकालीन था। त्रिशूल और डमरू शिलालेख, तो त्रिशूल और जो डमरू है इसके चिन्ह वाला ये अनोखा शिलालेख है। दक्षिण भारत में अब तक ज्ञात सबसे जो प्रारंभिक धार्मिक प्रतीक है उनमें से एक को दर्शाता है। ये जो शिलालेख है ये राजनीतिक सत्ता और जो धार्मिक प्रतीक है इनके बीच प्रारंभिक संबंध है इनको दर्शाता है। सातवाहन वंश दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी, तो पुराणों में सातवाहन वंश है इसको आंध्र भृत्य या आंध्र भी कहा जा गया है। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र, आधुनिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में स्थापित एक प्रमुख राजवंश था। मुख्य शासक की बात करें तो कौन है, सिमुक। उसने कन्नम वंश है उसको हटाकर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। फिर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो इसके शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य ये अपने चरम पर पहुंच गया था। वह शको पश्चिमी क्षत्रप है, इसके विरुद्ध सैन्य सफलताओं और सातवाहन साम्राज्य इसके एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। नासिक और नानाघाट शिलालेख उसके शासनकाल के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। हाल सातवाहन, तो वह अपनी प्रसिद्ध प्राकृतिक काव्य रचना ये है गाथा सप्तशती इसके लिए प्रसिद्ध है। सातवाहन शासकों की एक खास विशेषता यह थी कि उन्होंने कई बार अपनी माता है उसके नाम को अपने शाही नाम का हिस्सा बनाया, जो उस समय के अन्य राजवंश उनमें उनसे अलग परंपरा थी। सातवाहन का प्रथम भारतीय राजवंशों में शामिल थे जिन्होंने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। धानकटक सातवाहन काल में एक प्रसिद्ध क्या है, प्रमुख बौद्ध केंद्र था। सुर्खियों में रहे अन्य स्थल अदर साइड से न्यूज, तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुमारगुप्त प्रथम है इन्होंने निर्मित करवाया था। यह 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का शिक्षा इसका प्रमुख केंद्र बना रहा। स्वरूप की बात करें तो ये बिहार के राजगीर में स्थित था। यह प्राचीन भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था। प्राचीन भारत में उच्चतर शिक्षा है इसके अन्य बड़े केंद्र कौन से, तक्षशिला और कौन सा, विक्रमशिला थे। दुनिया का पहला ये आवासीय विश्वविद्यालय है। अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है ये।
संरक्षक तो इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी और पाल शासकों ये 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी आदि सहित जो अलग अलग शासक हैं इनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नालंदा की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन है? तो नालंदा है, इसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी विद्वान ई किंग और जुआन जांग हेनसांग हैं, ये नालंदा आए थे। पतन तो 9वीं शताब्दी से पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म में तांत्रिक परंपरा के विकास को बढ़ावा देने के कारण इसका पतन आरंभ हुआ। 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूर्तिकला, चित्रकला तथा कला के अन्य स्वरूप, स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट है हमारा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है, इसने भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इसकी जो पांडुलिपि है इनके संग्रह को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अन्य संबंधित तथ्य तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के सम्मिलित होने के साथ अब इस रजिस्टर में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या कितनी? 13 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है, इसके अलावा यूनेस्को क्षेत्रीय जैसे एशिया प्रशांत और राष्ट्रीय रजिस्टर भी बनाए रखता है। एशिया प्रशांत रजिस्टर है, इसमें भारत की प्रविष्टि है। तो जो तुलसीदास है इनकी सचित्र है रामचरितमानस, सह्याद्यालोक लोचन एक संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ तथा 15वीं शताब्दी की पंचतंत्र पांडुलिपि। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा 1948 में पेरिस में घोषित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, उसको भी रजिस्टर है, इसमें नवीन प्रविष्टियों के रूप में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है, हाँ रजिस्टर, इसमें भारत की अन्य महत्वपूर्ण प्रविष्टियां तो कौन कौन सी है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी पहली शिखर बैठक के अभिलेखागार और अभिनव गुप्त 940 1015 ईस्वी इनकी कृति है, उनको पांडुलिपि का संग्रह, ये कब है? 2023। मैत्रेय वराकरण और गिलगित पांडुलिपि 2017। फिर है हमारा शांतिनाथ चरित्र डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार 2013। और है लघुकाल चक्र तंत्र राज्य टिक्का, ये विमल प्रभा, तारीखे खानदान ए तिमुरिया 2011। ऋग्वेद 2007 और पांडिचेरी उसमें शैव पांडुलिपि 2005। IAS तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह 1997। ये सारी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं। भगवत गीता है, इसके बारे में तो इसका परिचय, इसकी रचना किसने? महर्षि वेदव्यास है, इन्होंने की थी। इसमें कुल कितने? 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। ये जो महाकाव्य है ये महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 से उसका हिस्सा है। इसकी रचना द्वितीय अथवा जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इसकी मानी जाती है। भगवत गीता प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरा उसका एक केंद्रीय ग्रंथ है जो निरंतर और संचयी रूप में अलग अलग दर्शनों जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन और चारवाक इस सबका समन्वय करता है। इसे कुरुक्षेत्र उसके युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है इसके भी संवाद के रूप में संकलित किया गया है। युद्ध के पहले अर्जुन मोह और विषाद है इससे ग्रस्त हो गया था। अब श्री कृष्ण है वो उन्हें कर्तव्य पथ का उपदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र उसके युद्ध में जो भगवान श्री कृष्ण है ये अर्जुन से कर्म के फल है उसकी आसक्ति, निष्काम कमी इसके बिना अपने जो कर्तव्य उसका पालन करने को कहते हैं, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा हो। गीता में जीवन के पथ है इसके 3 मार्ग बताए गए। ये 3 मार्ग कौन कौन से हैं? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भगवत गीता है, इसके बारे में अन्य मुख्य तथ्य क्या क्या है? तो गीता में भक्ति है, इसकी महत्ता बताई गई है। असम में वैष्णव संप्रदाय है, इसके संस्थापक शंकर देव है, उसकी शिक्षाएं भगवत गीता है इससे प्रेरित थी। नाट्य शास्त्र, नाट्य विज्ञान के बारे में तो जो नाट्य शास्त्र है इसको पंचम वेद, 5वां वेद भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी? तो भरत मुनि इन्होंने की थी।
इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व उसके आसपास संहिताबद्ध किया गया था। इसमें नियमों का एक व्यापक संग्रह सन्निहित है। जो रस की निष्पत्ति, इसके लिए नाट्य, नाटक, अभिनय, प्रस्तुति, रस, सौंदर्यपरक अनुभव, भाव, भावना, संगीत आदि इसको परिभाषित करता है। नाट्य शास्त्र, नाट्य वेद इसका सार है। इसे गंधर्व वेद इसके नाम से जाना जाता है। नाट्योत्पत्ति का अर्थ क्या है? तो निष्पादन कला का उदय। यह नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा को संदर्भित करता है। यह भारत में वाद्य यंत्र उनके वर्गीकरण पर उपलब्ध सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। यूनेस्को है इसके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड मूव प्रोग्राम के बारे में। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है? तो ये कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य की बात करें तो दस्तावेज के रूप में उपलब्ध विरासत, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है, इसके संरक्षण की सुविधा प्रदान करना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो संघर्ष और या प्राकृतिक आपदा इससे प्रभावित हैं, इन्हें सभी के लिए सुलभ कराना, विश्व भर में इन विरासत इनके महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति IAC, तो यूनेस्को इसको संपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन है उस पर सलाह देने वाली मुख्य संस्था है। ये अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति, उसमें 14 सदस्य होते हैं जो व्यक्तिगत क्षमता उस पर कार्य करते हैं और जिनकी नियुक्ति है वो यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा की जाती है। भारत की नोडल एजेंसी तो समन्वय हेतु तो कौन सी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, IGNC है। ये कब से है? वर्ष 2014 से है इसकी नोडल एजेंसी। वर्तमान स्थिति इसकी देखें तो 1995 से अब तक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है। इसमें कुल कितने 570 दस्तावेजी विरासत है उनको सूचीबद्ध किया गया है। सुर्खियों में रहे अन्य कला रूप, अदर आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज। तो सबसे पहले है कश्मीरी पश्मीना शॉल। तो कश्मीर की जो पश्मीना है इसको कश्मीर घाटी के स्थानीय कारीगरों द्वारा अपनाई जाने वाली जो अद्वितीय पारंपरिक रीति है, इसके कारण भौगोलिक GI संकेत प्रदान किया गया है। यह चांगथांगी बकरी है, उसके मुलायम ऊन से बुनी जाती है। चांगथांगी बकरी जिसे पश्मीना बकरी भी कहा जाता है, ये कहाँ मिलती? ये भारत के लद्दाख में मिलती है। ऊंचे इलाकों में पाई जाने वाली ये नस्ल है। फिर है हमारा बिद्रीवेयर फूलदान। तो बीदर कर्नाटक है, उसके GI टैग प्राप्त इन फूलदानों का आधार क्या है? जस्ते तांबे की मिश्र धातु से ये बना होता है, जिस पर काले रंग उसकी पॉलिश की जाती है और चांदी है इसकी महीन नक्काशी होती है। इन पर फूलों के डिजाइन होते हैं जो सुंदरता, समृद्धि एवं सद्भाव का प्रतीक है। चांदी की नक्काशी वाला पर्स। तो ओडिशा का यह पर्स अपनी नक्काशी कलाकृति के लिए विख्यात है। इसे हाल ही में GI टैग भी प्राप्त हुआ है। इस पर्स पर फूल और वेल हैं, इनका डिजाइन होते हैं और जिन्हें आधुनिक शैली के साथ मिश्रित किया जाता है। फिर है लघु अम्बावाड़ी हाथी। तो यह कलाकृति कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है और यह पॉलिश किए गए कृत्रिम हाथी दांत है उससे बना होता है। जो प्राकृतिक हाथी दांत है उसका नैतिक विकल्प है। मिनिएचर अम्बावाड़ी हाथी को वर्तमान में भौगोलिक संकेत GI अभी प्रदान नहीं किया गया है। डोकरा कला। तो डोकरा या डोकर कला लुप्त मोम विधि के साथ धातुई ढलाई शिल्प का एक प्राचीन रूप है। इस विधि की उत्पत्ति कहाँ से जुड़ी है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। इसका नाम डोकरा डामर जनजाति उनसे लिया गया है। यह कला छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड है। इसके गढ़वा, गोंड एवं धुरवा जो जनजाति हैं उनमें भी प्रचलित है। चूंकि डोकरा कला का प्रदर्शन कई राज्यों के आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों को अलग अलग GI मान्यता प्रदान की गई है। आदिलाबाद डोकरा शिल्प को 2018 इसमें भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया था। सोहराई कला। तो यह कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है। इसे सदान, उराव, मुंडा और संथाल जनजाति सहित अन्य समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जाता है। सोहराई खोबर चित्रकला से 2020 में GI भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था। पट्टचित्र कला। तो पट्टचित्र ओडिशा की एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। इसका नाम संस्कृत शब्दों पट्ट कपड़ा और चित्र पेंटिंग के मेल से बना है। ओडिशा को 2008 में पट्टचित्र उसके लिए GI भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था।